लंदन का एक कैफे, जहां भारी भीड़ होने के बावजूद एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आंसुओं से भरी सबकी नजरें टीवी पर चल रही एक खबर पर गड़ी थी। बताया जा रहा था कि एक 18 साल का लड़का, जिसे दुनिया बेबी डिएगो नाम से जानती थी, उसका मर्डर हो गया है। यह डिएगो कोई महान इंसान नहीं था, बल्कि एक घमंडी और बिगड़ैल लड़का था, जिसने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, ना ही किसी का सम्मान किया। हाल ही में उसने अपने ही एक चाहने वाले के चेहरे पर थूक दिया था और उसी शख्स ने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद ये अजीब बात थी कि पूरी दुनिया उस बिगड़ैल लड़के की मौत का ऐसे शोक मना रही थी जैसे उनका कोई मसीहा मारा गया हो। असल में उनका ये रोना लाजमी था, क्योंकि पिछले 18 सालों से इस धरती पर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। औरतें इनफर्टिलिटी यानी बांझपन से जूझ रही थीं, जिसका ना कोई कारण पता था, ना कोई इलाज। बच्चों और नौजवानों की पूरी पीढ़ी विलुप्त हो चुकी थी। दुनिया में बाकी रह गए थे तो सिर्फ ढलती उम्र के लोग और बूढ़े बुजुर्ग। डिएगो अपनी जनरेशन का आखिरी इंसान था जिसमें लोग इंसानियत का भविष्य देखते थे। उसकी मौत के साथ ही वो आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब लोगों के सामने बस एक ही डरावनी हकीकत थी कि बिना बच्चों का इंसानों का विलुप्त होना तय है। सालों पहले जब दुनिया को अपने इस खौफनाक अंत का एहसास हुआ तो लोगों ने हताश होकर अपना आपा खो दिया। अब जब आने वाली पीढ़ी की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी तो लोगों ने किसी भी नियम कानून को मानने से इनकार कर दिया। हर तरफ हाहाकार मच गया और दंगे फसाद शुरू हो गए। इंसानों ने अपनी ही बनाई इस खूबसूरत दुनिया को अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। अब तक दुनिया के लगभग सारे देश खत्म हो चुके थे। केवल ब्रिटेन ही इकलौता ऐसा देश था जो अब तक सही सलामत खड़ा था। लेकिन इस देश में भी अब कोई शांति नहीं बची थी, क्योंकि यहां की सरकार अब एक क्रूर तानाशाह बन चुकी थी। इस तानाशाह सरकार के राज में दूसरे देशों से अपनी जान बचाकर आने वाले रिफ्यूजीज के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था। उन्हें पिंजरों में बंद करके रखा जाता था। सच तो ये था कि इंसानों के खत्म होने से पहले ही इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो रही थी। नफरत से भरी इसी खत्म होती दुनिया में एक ऐसा शख्स था जिसके अंदर ना तो डर था, ना नफरत और ना ही दुनिया खत्म होने की कोई फिक्र। नाम था थियो फेरोन। थियो कभी एक एक्टिविस्ट हुआ करता था जो इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता था। लेकिन सालों पहले अपने इकलौते बच्चे की मौत ने उसे अंदर से पूरी तरह मार दिया था। वो अब एक हारा हुआ इंसान था जिसके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ शराब के नशे में अपने दर्द को सुन्न करना था। वो एक साधारण सी कंपनी में काम करता था, केवल इसलिए ताकि तनख्वाह के पैसों से शराब खरीद सके। एक सुबह थियो जब ऑफिस से घर जा रहा था, तभी दिन दहाड़े कुछ नकाबपोश लोगों ने उसको किडनैप कर लिया। उसे एक अनजान जगह ले जाकर जब उसके चेहरे से पर्दा हटाया गया तो सामने खड़ी एक औरत को देखकर उसके होश उड़ गए। वो उसकी एक्स वाइफ जूलियन थी। सालों पहले अपने बच्चे की मौत के बाद थियो और जूलियन अलग हो गए थे, लेकिन अब जूलियन फिशेस नाम की एक रेबल ग्रुप की लीडर बन चुकी थी। दरअसल ब्रिटेन की सरकार बाहर से अपनी जान बचाकर आने वाले हर रिफ्यूजी को मुजरिम मानती थी। उन्हें पिंजरों में ठूंस कर शहर से दूर बने खंडहरों में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जूलियन का यह रेबल ग्रुप सरकार के इसी जुल्म के खिलाफ जंग लड़ रहा था। उनका बस एक ही मकसद था, उस बेगुनाह रिफ्यूजीज को इस देश में हक दिलाना और सरकार की इस क्रूरता को जड़ से खत्म करना। पर थियो को जूलियन के उस मकसद से कोई लेना देना नहीं था। उसने जूलियन से पूछा कि उसे किडनैप क्यों किया गया है। जूलियन ने बिना बात घुमाए सीधा मुद्दे की बात की। उसने थियो को बताया कि उन्हें एक रिफ्यूजी लड़की को सिक्योरिटी से बचाते हुए सुरक्षित समंदर किनारे तक पहुंचाना है, लेकिन शहर में हर तरफ पुलिस का पहरा है, इसलिए उन्हें उस लड़की को शहर के अंदर लाने के लिए सरकारी परमिट चाहिए। जूलियन चाहती थी कि थियो उन्हें परमिट दिलाए, क्योंकि थियो का चचेरा भाई एक बड़ा सरकारी अधिकारी था। उसकी पहुंच ऊपर तक थी। अगर थियो बस एक बार उससे कह दे तो वो आसानी से परमिट बनवा सकता था। थियो ने जूलियन से पूछा कि आखिर कौन है वो रिफ्यूजी लड़की, उसमें ऐसा क्या खास है और उसे समंदर में क्यों ले जाया जा रहा है। मगर जूलियन ने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बस इस काम के बदले उसने थियो को 5000 पाउंड की एक बहुत बड़ी रकम देने का ऑफर दिया।
इतनी बड़ी रकम देखकर थियो पिघल गया। वैसे भी वो अपनी नौकरी से तंग आ चुका था। इन पैसों से वो बाकी की जिंदगी आराम से जी सकता था। उसने परमिट लाने के लिए हामी भर दी। अगले ही दिन थियो ने अपने चचेरे भाई से वो सरकारी परमिट बनवा लिया और जूलियन को सौंप दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जूलियन ने बताया कि पुलिस रेबल ग्रुप के लोगों को आसानी से पहचान सकती है, इसलिए थियो को ही उस रेफ्यूजी लड़की को समंदर तट छोड़कर आना होगा। इस काम के बदले जूलियन उसे और पैसे देने को तैयार थी। थियो ने पैसे कमाने का यह मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया। वो राजी हो गया। इस डील के बाद जूलियन ने थियो को उस रिफ्यूजी लड़की से मिलवाया। वो एक कम उम्र की अफ्रीकन लड़की थी जिसका नाम की था। थियो को उसमें कुछ ऐसा खास नजर नहीं आया जिसके लिए रेबल्स उस पर इतने पैसे लुटा रहे थे। लेकिन इस बार थियो ने कोई सवाल नहीं किया। उसे बस अपने पैसों से मतलब था। जूलियन थियो और की को कैंटरबरी शहर ले जाने लगी, जहां से समंदर पास ही था। वो बस शहर के बाहर मौजूद चेक पॉइंट तक उनका साथ देने वाली थी। वहां से आगे का सफर थियो और की को अकेले ही तय करना था। कार जूलिया का भरोसेमंद साथी ल्यूक चला रहा था और उनके साथ मिरियम नाम की भी एक औरत थी जिसे उस रिफ्यूजी लड़की की देखभाल के लिए रखा गया था। सफर लंबा था और इस सफर के दौरान थियो और जूलियन ने अपने पुराने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। वे हंसी मजाक करते हुए जंगल के रास्ते चले जा रहे थे। तभी अचानक एक जलती हुई गाड़ी उनके रास्ते को ब्लॉक कर चुकी थी। ल्यूक ने झट से कार की ब्रेक लगा दी। वे अभी संभले ही नहीं थे कि इतने में गुस्से से भरा दंगाइयों का एक दल सीधा उनकी ओर आने लगा। घबराए हुए ल्यूक ने फौरन कार रिवर्स में डाली और उनसे बचने के लिए रिवर्स में ही गाड़ी भगाने लगा। दंगाई उन पर पत्थरों और लाठियों और डंडों से हमला कर रहे थे, लेकिन ल्यूक किसी भी तरह उनसे बचता हुआ गाड़ी रिवर्स में चलाता रहा। वे लोग दंगाइयों से दूर निकले ही थे कि तभी सामने से बाइक सवार दो लोग उनकी ओर आने लगे। उनमें से एक के पास बंदूक थी जिससे उसने निशाना लगाकर विंडशील्ड पर गोली दाग दी। गोली शीशे को चीरती हुई सीधा जूलियन के गले में जा धंसी। अगले ही पल वो बाइक कार के दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गई। हमलावर ने अपनी बंदूक सीधा थियो पर तान दी, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, थियो ने पूरी ताकत से कार का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा जोर से बाइक से टकराया और दोनों हमलावर सड़क पर बुरी तरह गिर पड़े। उस जानलेवा हमले से बचकर निकलते ही थियो की नजर जूलियन पर पड़ी। उसके गले से बेतहाशा खून बह रहा था। थियो ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। थियो की बाहों में ही जूलियन ने दम तोड़ दिया। कार में बैठे हर शख्स के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी जाबाज लीडर को खो दिया था। अभी उनका ये मातम शुरू ही हुआ था कि तभी अचानक पीछे से आती पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार ने उनका रास्ता रोक लिया। गाड़ी से दो पुलिस वाले बाहर निकले और उन्होंने सीधा ल्यूक पर अपनी बंदूक तान दी। कार में बैठे सबकी सांसें हलक में अटक गई। अगर पुलिस को जरा भी भनक लग जाती कि ये लोग रेबल हैं, तो वो सबको वहीं गोलियों से भून देते। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कोई पूछताछ करती, ल्यूक बंदूक छुपाकर कार से बाहर निकला और पलक झपकने से भी पहले दोनों पुलिस वालों को गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया। ल्यूक का ये पागलपन देखकर थियो उस पर बुरी तरह भड़क गया, लेकिन ल्यूक के सिर पर उस वक्त खून सवार था। उसने पलटकर सीधा थियो पर बंदूक तान दी और चिल्लाते हुए उसे कार में बैठने का हुक्म दिया। डर के मारे थियो चुपचाप कार में बैठ गया। थियो अपनी पत्नी की मौत से पूरी तरह टूट चुका था। उसे अब एहसास हो गया था कि रेबल्स का साथ देकर उसने बड़ी मुसीबत मोल ली है। ल्यूक ने रास्ते में एक जंगल के बीच ही जूलियन की लाश को दफना दिया और सबको लेकर वहां एक सुनसान फार्म हाउस में आ गया। वहां रेबल ग्रुप के बाकी मुख्य सदस्य पहले से मौजूद थे। अपनी लीडर जूलियन की मौत की खबर उन तक पहले ही पहुंच चुकी थी और अब उन्हें अपना नया लीडर चुनना था। उन सब ने मिलकर ल्यूक को अपना नया लीडर चुन लिया। तय हुआ कि आज रात वो सब उसी फार्म हाउस में छुप कर रहेंगे। रात के वक्त जब अंदर बाकी लोग ल्यूक के लीडर बनने का जश्न मना रहे थे, तब की ने चुपके से थियो को बाहर तबेले में मिलने बुलाया। की बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसने थियो की तरफ एक उम्मीद से देखा और कहा, जूलियन ने मुझे बताया था कि थियो तुम एक अच्छे इंसान हो। उसने कहा था कि अगर मुझे यहाँ कोई भी खतरा महसूस हो तो मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करूं। तुम मेरी हिफाजत करोगे और मुझे सुरक्षित समंदर तक ले जाओगे। थियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हैरानी से पूछा, खतरा? तुम्हें किससे खतरा है? और आखिर तुम कौन हो जिसके लिए ये लोग अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं? की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से थियो की आंखों में देखती रही और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी।
थियो को यह सब बिल्कुल अजीब लग रहा था। वो अपना मुंह फेरने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। की प्रेग्नेंट थी, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि पिछले 18 सालों में दुनिया में पहली बार कोई लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। थियो हैरानी से उसे देख ही रहा था कि इतने में ल्यूक अंदर आ गया। अब जब थियो ने सब देख ही लिया था तो ल्यूक ने उसे सारी सच्चाई बताई। दरअसल ये सारा प्लान जूलियन का था। इतने सालों में जब उसने पहली बार एक प्रेग्नेंट लड़की को देखा तो उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि इंसानों में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या को दूर किया जा सकता है। औरतें फिर से बच्चा पैदा कर सकती हैं। जूलियन को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम था जिन्हें द ह्यूमन प्रोजेक्ट कहा जाता था। इस ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट्स की एक टीम थी जो सालों से इनफर्टिलिटी का इलाज ढूंढ रही थी। यह ऑर्गेनाइजेशन भ्रष्ट सरकार से छुपकर काम करती थी। उनका दल समंदर में कहीं छुपा हुआ था। जूलियन को उम्मीद थी कि वो लोग की के जरिए इनफर्टिलिटी का इलाज ढूंढ लेंगे और की और उसके बच्चे दोनों की देखभाल करेंगे। इसलिए जूलियन की को उनके हवाले करने जा रही थी। लेकिन आज की हुई एक घटना ने जूलियन के इस प्लान को खतरे में डाल दिया था। न्यूज में यह खबर फैल गई थी कि पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में रेबल की लीडर जूलियन मारी गई है, और जो लोग वहां से भागे हैं पुलिस के पास उनकी पहचान करने के लिए पक्के सबूत मौजूद हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि अब जल्द ही थियो का चेहरा भी एक वांटेड मुजरिम के तौर पर पूरे देश में छाने वाला था। इस खतरे को देखते हुए ल्यूक ने फौरन एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में इस बात पर बहस शुरू हुई कि अब आगे क्या करना है। जूलियन का असली प्लान था की को सुरक्षित समंदर के किनारे पहुंचाना, जहां से ह्यूमन प्रोजेक्ट के लोग उसे ले जा सकें। ग्रुप के कुछ लोग इसी प्लान पर आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि की और उसका बच्चा इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद हो सकते थे। लेकिन ल्यूक को अब जूलियन के इस प्लान पर अमल करना बेवकूफी लग रही थी। उसने कहा कि पुलिस हर जगह उन्हें ढूंढ रही है और अब तो लियो भी वांटेड है। ऐसे में समंदर तक जाना की और उसके होने वाले बच्चे की जान जोखिम में डालना होगा। पुलिस वाले उन्हें देखते ही गोली मार देंगे। ल्यूक ने सलाह दी कि उन्हें की और उसके बच्चे को अपनी हिफाजत में ही रखना होगा। लेकिन तभी थियो ने बीच में पड़ते हुए कहा, तुम लोग की प्रेगनेंसी को छुपा क्यों रहे हो? बल्कि हमें तो इस खबर को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए ताकि लोगों में शांति कायम हो, उन्हें इंसानी प्रजाति को बचाने की उम्मीद मिले। और फिर की 9 महीने की प्रेग्नेंट है, उसे एक सही डॉक्टर और मेडिकल केयर की बहुत जरूरत है। लेकिन ल्यूक ने थियो को वो कड़वी सच्चाई याद दिलाई जिसे वो भूल रहा था। उसने साफ शब्दों में समझाया कि यहाँ की तानाशाह सरकार बहुत ही जालिम है। वो दुनिया के सामने कभी ये सच आने ही नहीं देंगे कि 18 साल बाद पैदा होने वाला पहला बच्चा किसी रिफ्यूजी का है। अगर की उनके हाथ लग गई तो वो लोग की से उसका बच्चा छीन लेंगे और की को जान से मार देंगे। फिर वो उस बच्चे को किसी अमीर ब्रिटिश औरत की गोद में डाल देंगे और दुनिया के सामने उसे ही असली मां बनाकर पेश करेंगे ताकि पूरी दुनिया उनकी नस्ल को महान समझे। ल्यूक ने की को सलाह दी कि वो बच्चा होने तक यहीं रुक जाए। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो वो लोग उसे ह्यूमन प्रोजेक्ट के पास पहुंचा देंगे। की राजी हो गई, मगर थियो को इन सब में किसी खतरनाक षड्यंत्र की बू आ रही थी। उसी रात जब सब सो रहे थे तभी थियो की अचानक आंख खुली। उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने जब खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो सन्न रह गया। बाहर उसे वही 2 बाइक सवार शूटर दिखाई दिए जिन्होंने जूलियन की हत्या की थी। असल में वो दोनों ल्यूक के ही साथी थे। वो जख्मी थे और ल्यूक से इस बात पर बहस कर रहे थे कि बाइक से गिरने के बावजूद ल्यूक उन्हें बचाने नहीं आया। थियो ने करीब जाकर उनकी बातें सुनी और जो खौफनाक सच्चाई उसे मालूम चली उसने थियो के अंदर दहशत भर दी। जूलियन को मरवाने वाला ल्यूक ही था। दरअसल जूलियन की को ह्यूमन प्रोजेक्ट वालों के पास भेजना चाहती थी। इससे की भी सुरक्षित रहती और इंसानों को विलुप्त होने से भी बचाया जा सकता था। लेकिन ल्यूक के इरादे कुछ और ही थे। उस सनकी का अपना अलग ही प्लान था जिसके तहत वो की और उसके बच्चे को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि अब दुनिया छोटे बच्चों को भगवान की तरह पूजने लगी थी। इसलिए ल्यूक की के बच्चे को दुनिया के सामने दिखाकर यह साबित करना चाहता था कि मानवता को बचाने का रास्ता सिर्फ उसके पास है। उसका मकसद इस बच्चे के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने रेबल ग्रुप से जोड़ना था ताकि उनकी ताकत बढ़े और वे ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके।
मगर थियो जानता था कि ल्यूक के इस मकसद में की और उसका बच्चा दोनों कुर्बान हो जाएंगे। ल्यूक थियो को भी कल सुबह मारने की प्लानिंग कर रहा था ताकि वो कभी उनके रास्ते में न आए। ये सुनते ही थियो चोरी छुपे फौरन की के कमरे में आया, जहां की और उसकी देखभाल करने वाली वो औरत मिरियम सो रही थी। थियो ने की को जगाकर उसे ल्यूक के मकसद के बारे में बताया। थियो ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह सुबह होने से पहले यहां से भागना होगा। की को थियो पर पूरा भरोसा था, वो तुरंत राजी हो गई। मिरियम ने भी की के साथ रहने का फैसला किया क्योंकि वो एक नर्स थी और की के बच्चे की सुरक्षा करना अपना फर्ज समझती थी। तीनों चुपचाप घर से बाहर निकले। थियो ने सावधानी बरतते हुए चालाकी से बाहर सभी गाड़ियों का ब्रेक फेल कर दिया ताकि कोई उनके पीछे ना आ पाए। इसके बाद वो की और मिरियम के साथ आखिरी गाड़ी में सवार हो गया, लेकिन बाहर 2 पहरेदार खड़े थे जिनसे छुपकर निकलना मुश्किल लग रहा था। फिर भी थियो ने हिम्मत करके धीमे से गाड़ी स्टार्ट की, मगर किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। कार स्टार्ट नहीं हुई और उसी वक्त पहरेदारों ने भी उन्हें देख लिया। वो उनके करीब आने लगे। थियो ने जल्दी से कार को धक्का देते हुए ढलान वाले रास्ते पर लुढ़का दिया। कार उन पहरेदारों को ठोकती हुई तेजी से ढलान में उतरने लगी। इतने में ही शोरगुल सुनकर ल्यूक भी अपने साथियों के साथ बाहर आ गया। थियो की कार उनके निशाने पर थी, लेकिन ल्यूक ने किसी को भी गोली चलाने से मना कर दिया क्योंकि की उसके लिए अभी बेशकीमती थी। वो उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता था। उधर थियो की कार ढलान से उतरकर सड़क पर पहुंच चुकी थी। थियो कार स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ल्यूक और उसके आदमी अब उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। थियो ने जल्दी मिरियम को स्टीयरिंग थमा दी और कार को धक्का देने लगा। वो बस ल्यूक की पकड़ में आने ही वाला था कि तभी खुशकिस्मती से मिरियम ने कार को जंप स्टार्ट कर दिया। तीनों ल्यूक और उसके आदमियों को चकमा देकर वहां से भाग निकले, मगर रेबल ग्रुप के लोग कहीं भी हो सकते थे, इसलिए थियो को जल्द से जल्द छुपने की एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। ऐसे सिचुएशन में उसे एक ही नाम याद आया, उसका दोस्त जेस्पर। दरअसल जेस्पर जंगल के बीच छुपकर रहता था, जहां वो नशीले पौधों की खेती करता था और उससे नशे की गोलियां बनाकर बेचा करता था। पुलिस से बचने के लिए वो जंगल में छुपकर रहता था। जेस्पर थियो से मिलकर बहुत खुश हुआ। थियो ने जब की प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो जेस्पर भी चौंक उठा। वो की ऐसी सेवा करने लगा जैसे वो कोई भगवान का रूप हो। थियो अब अपनी पत्नी के अधूरे मकसद को पूरा करना चाहता था। उसने जेस्पर से कहा कि उन्हें किसी भी हाल में की को समुद्री बंदरगाह तक ले जाना होगा ताकि उसे ह्यूमन प्रोजेक्ट वालों को सौंप सके। जेस्पर उनकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने बताया कि शहर में बैक्स हिल नाम की एक जगह है जहां से एक नहर निकलती है। वो नहर आगे जाकर समंदर में मिलती है। जेस्पर ने कहा कि की को समंदर तक पहुंचाने का बस वही एक रास्ता है, लेकिन यह सुनकर थियो को लगा कि जेस्पर का दिमाग फिर गया है, क्योंकि बैक्स हिल वो जगह थी जिसे रिफ्यूजीज के कैंप के तौर पर बनाया गया था। वो जगह जहन्नुम से भी बदतर थी। रिफ्यूजीज को पकड़कर वहां मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। वहां हर वक्त दंगे फसाद होते रहते थे। पुलिस और बागियों के बीच बमबारी होती थी जिसमें आए दिन कई मासूम लोग मर जाते थे। जेस्पर उन्हें सीधे तौर पे मौत के मुंह से गुजरने के लिए कह रहा था। थियो हिचकिचा रहा था, मगर जेस्पर ने जल्दी सारा इंतजाम कर दिया। कुछ देर बाद वो एक भ्रष्ट पुलिस वाले से डील करके लौटा जो उसका ग्राहक था। जेस्पर का प्लान ये था कि वो थियो, की और मिरियम को उस पुलिस वाले के साथ भेजेगा जो उन तीनों को बाकी रिफ्यूजीज के साथ शामिल कर देगा, जिसके बाद मिलिट्री सोल्जर्स उन्हें बैक से ले जाएंगे। इस पूरे प्लान में बहुत ज्यादा जोखिम था, मगर थियो कुछ सोच पाता उससे पहले ही अचानक पूरे घर का अलार्म बजने लगा। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे से देखा ल्यूक और उसके आदमी अपने डॉग्स के साथ उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे थे। डॉग्स थियो की महक से उसे ढूंढ सकते थे। थियो और की किसी भी पल उनके हाथ आने वाले थे। खतरे को देखते हुए जेस्पर ने थियो को जल्दी की को लेकर यहां से निकल जाने की सलाह दी। उसने कहा कि वो ल्यूक और उसके आदमियों को संभाल लेगा। थियो के पास अब कोई चारा नहीं था। वो की और मिरियम को लेकर जेस्पर की कार से निकल गया, मगर वो भागा नहीं बल्कि कुछ दूर से छुपकर अपने दोस्त को देखने लगा। वो दुआ कर रहा था कि ल्यूक और उसके साथियों को बस जेस्पर पे शक ना हो, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ल्यूक के आदमियों को थियो के वहां होने का सुराग मिल गया। ल्यूक ने जेस्पर को धमकाते हुए पूछा कि उसने थियो को कहां छुपाया है, मगर जेस्पर ने अपना मुंह खोलने से मना कर दिया। यह देखकर सन की ल्यूक ने उसे गोली मारकर वहीं मौत के घाट उतार दिया।
अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी थियो कुछ नहीं कर पाया। वो मजबूर था क्योंकि उसे की और उसके बच्चों की फिक्र थी। अपने आंसू पोंछकर थियो भारी कदमों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। एक लंबे सफर के बाद वो तीनों एक पुराने बंद पड़े स्कूल में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात सिड नाम के उस भ्रष्ट पुलिस वाले से हुई जिससे जैस्पर ने डील की थी। अपने वादे के मुताबिक सिड थियो, की और मिरियम को लाचार और रोते बिलखते रिफ्यूजीज की कतार के पास ले आया। उसने बताया कि बैक्सिल कैंप में उन्हें मिर्चिका नाम की एक औरत मिलेगी जिसके साथ एक छोटा सा कुत्ता होगा। आज रात के लिए मिर्चिका ही उन्हें पनाह देगी। सिड ने वादा किया कि अगली सुबह वो खुद आकर उन्हें समंदर तक ले जाने वाली उस नहर तक पहुंचा देगा। ये सब समझाकर उसने तीनों को रिफ्यूजीज से भरी एक बस में चढ़ा दिया। वो बस उन सबको लेकर बैक्स हिल कैंप की तरफ बढ़ने लगी। सफर के बीच में सब डरे हुए थे, लेकिन तभी रास्ते में एक बड़ी मुसीबत आ गई। अचानक की के पेट में तेज दर्द उठने लगा। उसका वक्त करीब आ गया था और उसे किसी भी पल बच्चा हो सकता था। तभी बैक्स हिल के चेक पॉइंट पर बस पहुंची, जहां बंदूक ताने कुछ पुलिस वाले चेकिंग के लिए बस के अंदर घुस आए। उनका बर्ताव किसी जल्लाद से कम नहीं था। वो सिर्फ पूरी तरह स्वस्थ लोगों को इन कैंप में जाने दे रहे थे। अगर उन्हें कोई जरा भी बीमार नजर आता तो उन्हें घसीट कर बस से बाहर ले जाते और गोलियों से भून देते। मासूम की किसी तरह अपने दर्द को थामने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक पुलिस वाले को उसकी भनक लग गई। वो की को पकड़ने आ ही रहा था, तभी मिरियम अपनी जान की परवाह किए बिना की के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। की को बचाने के लिए उसने जानबूझकर पागलपन का नाटक किया और पुलिस वालों से उलझ गई। पुलिस वाला गुस्से में आ गया और मिरियम को बालों से खींचकर बाहर ले गया। मिरियम का बच पाना अब नामुमकिन था। थियो और की भी मजबूर थे। वो उसे मरता हुआ देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाए। मिरियम की इस बलिदानी की बदौलत थियो और की बैक्सिल के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए, मगर उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। बैक्सिल कैंप अंदर से साक्षात नर्क जैसा था। वहां लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह एक छोटी सी बस्ती में ठूस कर रखा गया था। जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी थी कि लोग अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। ऊपर से की दर्द से बेहाल थी। उसका वक्त पूरा हो चुका था और वो किसी भी पल बच्चे को जन्म दे सकती थी। उस खूंखार भीड़ की नजर से की का ये सच छुपाना थियो के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही उन्हें भीड़ में मारिचका दिखाई दे गई, वही औरत जो आज रात उन्हें पनाह देने वाली थी। मारिचका उन्हें एक जर्जर और टूटे फूटे अपार्टमेंट में ले आई और छुपने के लिए एक सीलन भरा कमरा दे दिया। कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बच्चा बस बाहर आने ही वाला था। थियो ने फौरन मारिचका को कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। इस खौफनाक जगह पर वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। उस अंधेरे कमरे में थियो के पास डॉक्टर तो दूर, मदद के लिए कोई सामान तक नहीं था सिवाय शराब की एक बोतल के। उसने उसी शराब से अपने हाथों को साफ किया और बच्चे को दुनिया में लाने के लिए की मदद करने लगा। उस भयानक दर्द से चीखती तड़पती की को उस वक्त सिर्फ थियो के हौसले ने थाम रखा था। और फिर भारी मशक्कत के बाद पूरे 18 सालों का वो सन्नाटा टूट गया। की ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उस नन्ही सी जान की पहली किलकारी गूंजते ही की अपना सारा दर्द और तकलीफें भूलकर मुस्कुराने लगी। थियो की आंखों में भी सुकून आ गया। इस अफरा तफरी से थक चुके वो दोनों जल्द ही गहरी नींद में सो गए। तभी अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। की ने जल्दी से अपनी बच्ची को कंबल में छुपा लिया। थियो ने जब दरवाजा खोला तो मारिचका के साथ वो पुलिस वाला सिड भी आया हुआ था, जिसने उनकी यहां तक पहुंचने में मदद की थी। सिड अब उन्हें नहर तक ले जाने वाला था, जहां से वो दोनों एक बोट के जरिए समंदर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी सिड ने की बच्ची को देख लिया। उसकी आंखों में लालच भर आया। उसने अपनी बंदूक निकाल ली। अब वो उन्हें बोट तक ले जाने के बजाय उन्हें सरकार को सौंपकर अपनी तरक्की का सौदा करने वाला था। लालच ने उस मददगार को भी जल्लाद बना दिया था। वो उन्हें बंदूक की नोक पर बाहर ले जाने लगा। तभी मारिचका ने पीछे से सिड को धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया। मौका पाकर थियो भी उस पर झपट पड़ा और मारिचका ने उस करप्ट पुलिस वाले को पीट पीट कर बेहाल कर दिया। मारिचका एक भली औरत थी। उसने थियो और की मदद करते हुए उन्हें पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल लिया। लेकिन बाहर का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक था। बागियों और मिलिट्री सोल्जर्स के बीच जंग छिड़ी हुई थी।
दोनों गुट अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। इस भयानक जंग के बीच से छुपते छुपाते थियो, की और मारीचिका नहर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर तभी मौत ने उनका रास्ता रोक लिया। ल्यूक उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ धमका। वो की और उसकी बच्ची को उठाकर अपने साथ ले गया। अब ल्यूक के साथी थियो और मारीचिका को वहीं खत्म करने वाले थे, लेकिन तभी गोलीबारी शुरू हो गई। मिलिट्री ने रेबल ग्रुप के उन मेंबर्स को पहचान लिया था। उन्होंने पूरे ग्रुप पर फायरिंग शुरू कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर थियो और मारीचिका वहां से भाग निकले। थियो को अब किसी भी हाल में की को ढूंढना था। उसने छुपकर ल्यूक के साथियों का पीछा किया, जो आगे जाकर एक बिल्डिंग में घुस गए। मिलिट्री टैंक और मशीन गन्स से उस बिल्डिंग पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी। बिल्डिंग के अंदर से ल्यूक और उसके साथी भी जवाबी हमला कर रहे थे। इस खूनी जंग के बीच थियो अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर जा घुसा। अंदर का मंजर भयावह था। लोगों की कटी पिटी लाशें बिछी हुई थीं। दो गुटों के इस जंग में कई मासूमों की जान जा रही थी। थियो किसी तरह गोलियों से बचता हुआ ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, जहां उसे की नजर आ गई। वो डर से कांपती हुई छुपकर एक कोने में बैठी थी और उसकी बगल में ही खिड़की की आड़ लेकर छुपा ल्यूक नीचे खड़ी मिलिट्री पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। उसके बाकी साथी मारे जा चुके थे और वो अकेला ही मिलिट्री का सामना कर रहा था। थियो तेजी दिखाते हुए की और उसकी बच्ची को लेकर बाहर निकल आया। उसी पल उस कमरे में एक तेज धमाका हुआ, जिसमें ल्यूक के चिथड़े उड़ गए। उस धमाके से बच्ची रो पड़ी। थियो जल्दी की और बच्ची को लेकर बिल्डिंग से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी मिलिट्री सोल्जर्स अंदर आ गए। उन्होंने बच्ची की आवाज सुन ली। एक पल को उनके चेहरे सपाट पड़ गए। थियो और की को अब पूरा यकीन हो गया कि अब वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। सोल्जर्स ने गोलीबारी रुकवा दी। वे शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार बच्ची की किलकारी सुन रहे थे। एक ही झटके में उनकी नफरत, राजनीति और रिफ्यूजीज के प्रति गुस्सा खत्म हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस भविष्य के लिए वे लड़ रहे हैं, वो भविष्य असल में इसी बच्ची में है। उन्होंने थियो और की का रास्ता छोड़ दिया। वे लोग उस बच्ची को किसी भगवान के चमत्कार की तरह देख रहे थे। कई तो सम्मान में घुटनों के बल बैठ गए और उसे पूजने लगे। थियो और की जल्दी उस भीड़ से निकल गए और आखिरकार नहर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। थियो की और बच्ची को एक बोट में लेकर नहर के रास्ते समंदर आ गया। वे अब सुरक्षित थे और समंदर में लगातार बहते जा रहे थे। ह्यूमन प्रोजेक्ट की शिप का कोई अता पता नहीं था। तभी की ने बोट में खून गिरा हुआ देखा। पहले तो उसे लगा कि यह खून उसी का है। उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मगर फिर उसने थियो की हालत खराब होते हुए देखी और उसे एक सदमा लगा। दरअसल इस जंग में की को बचाते हुए थियो को गोली लग गई थी। उसका काफी खून बह चुका था, मगर की और उसके बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए वो अब तक अपने जख्म, अपने दर्द छुपा रहा था। पर अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने की से अलविदा कहा और बोट में बैठे हुए ही उसकी सांसें टूट गई। वो मर चुका था। कि उसकी मौत से रो पड़ी। इस सफर पर अब वो बिल्कुल अकेली थी। धुंध से भरे उस समंदर में उसे कहां जाना है ये तक नहीं पता था। उसने भी अपनी मौत स्वीकार कर ली, लेकिन तभी उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। सामने से उसकी ओर एक बड़ी शिप आ रही थी। वो कोई आम शिप नहीं थी, बल्कि उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन प्रोजेक्ट की शिप थी। उन्हें देखकर की के चेहरे पे जीत की मुस्कान उभर आई। ह्यूमन प्रोजेक्ट के लोगों ने की और उसकी बच्ची को रेस्क्यू कर लिया। की के हौसले और थियो की कुर्बानी की बदौलत एक बार फिर इंसानियत जीत गई। दोस्तों, ये फिल्म हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमारी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, और वो है उम्मीद। आपने देखा कि जब दुनिया से भविष्य की उम्मीद खत्म हो गई तो इंसान जानवर बन गया और हर तरफ तबाही मच गई। लेकिन की बच्ची का जन्म यह साबित करता है कि घोर अंधकार और विनाश के बीच भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण पूरी दुनिया में शांति कायम कर सकती है। साथ ही थियो का बलिदान हमें बताता है कि दुनिया में शांति कायम रखने और इंसानियत को सही राह पर ले जाने के लिए हथियारों या ताकत की नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्यार और त्याग की जरूरत होती है। अगर इंसान अपने अंदर से नफरत, लालच और हर चीज पर हुकूमत करने की चाहत को मिटा दे, तो एक अकेला इंसान ही दुनिया में बड़े बदलाव ला सकता है और ये धरती आज भी स्वर्ग बन सकती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।